अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने इंतखाबात के नाम पर एक नया ढोंग रचाया है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरमीम का बहुत शोर है। वो आईनी तरमीम पहले क्यों नहीं हो सकी और अब क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पर बात करेंगे। जबकि आज स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है। उस खत में क्या है और वो उस खत के मंदरजात पर अमल हो सकता है या नहीं, इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, जनाब खालिद फरूकी साहब और जनाब तौसीफ अहमद खान साहब। तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। पहले बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर के मामले के ऊपर। इस हवाले से हमारे लाहौर स्टूडियोज ने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर की असम्बली के नाम नेहाद इंतखाबात के पहले मरहले में आज 24 हलकों में पोलिंग हुई। मकबूजा वादी में दिन भर कर्फ्यू का समा रहा। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के 90 हलकों में से 24 में आज जाली पोलिंग हुई, जिसके लिए 219 उम्मीदवार मैदान में थे। ताहम कश्मीरी अवाम की जानिब से वोटिंग के अमल का मुकम्मल बाइकाट किया गया है। मकबूजा जम्मू के 3 हलकों डोडा, रामीन और कश्तवाड़ में 8 नशिस्तों पर ढोंग इंतखाबात हुए, जबकि मकबूजा कश्मीर के 4 अजला अनंतनाग, पुलवामा, शुपियां और कुलगाम की 16 नशिस्तों पर नाम नेहाद पोलिंग हुई। पोलिंग के लिए 14,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात किया गया। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही। तकरीबन एक अशरे बाद होने वाले जाली इंतखाबात में भारत ने 35,000 पंडितों को भी वोट के लिए अहल करार दिया है। दूसरी जानिब हुर्रियत क़यादत ने जाली इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत ढोंग इंतखाबात के जरिए आलमी बरादरी की नज़रों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। सलमान गनी साहब, आपने रिपोर्ट मुलाहजा की। भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर पर काबिज है, ये हम सारे जानते हैं, और पिछले मेरा ख्याल 77 साल से वो मुसलसल उस पर अपना कब्जा बरकरार रखे हुए है। वहाँ पर जो इंसानियत सोज मजालम वो ढाता रहा है वो भी सबके सामने है। अब ये जो इंतखाबात का उन्होंने एक ढोंग रचाया, इसका कोई दुनिया इसको रिकग्नाइज कर लेगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, मकबूजा कश्मीर की ज़रूरत वहाँ पर इस तरह के इंतखाबात नहीं, वहाँ पर राय शुमारी है। और वो राय शुमारी जिसका वादा ख़ुद इंडियन लीडरशिप ने UN में किया था कि वहाँ पर हालात साजगार बनने के बाद कश्मीरियों को उनके मुस्तकबिल के तयन का इख्तियार दिया जाएगा। और आप कश्मीरियों की सारी स्ट्रगल उठा के देख लें, वो तो हक़ खुद इरादियत के लिए। और अगर उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया है तो उन्होंने कभी भारत की तायद नहीं की, इसलिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय तसल्लुत कायम है कोई पॉलिटिकल बुनियादों पे नहीं है। वहाँ पर उनकी 10 लाख फौज मौजूद है। और फिर मोदी सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को अज खुद ही वहाँ पर आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करके जो कश्मीरियों की एक खसूसी हैसियत थी वो ख़त्म करने के बाद क्या उसका वहाँ पर तसल्लुत कायम हो गया? देखिए, बात यह कि कश्मीरियों की स्ट्रगल की एक पूरी तारीख़ है। 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। और वो जिस तरह के इंतखाबात करवाना चाहता है, मेरा ख्याल ये उन्हीं के लिए आईना है कि आप क्या वहाँ पर 10 लाख फ़ौज मुसल्लत करके आप अपना वहाँ पर तसल्लुत कायम कर पाएंगे? दुनिया की सियासी तारीख़ उठा के देख ले कि हर 10 अफराद पे एक फ़ौजी मौजूद है वहाँ पे। ये रेशो दुनिया में और कहीं नहीं है। और जब आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बात करते हैं ना, कि आप देखें कि फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है और कश्मीर के अंदर, कि कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की एक बदतरीन तारीख़ है। और इसमें जो आलमी बरादरी को रोल अदा करना चाहिए था वो नहीं। मुझे याद पड़ता है कि ओबामा जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने ये तस्लीम किया था कि जनूबी एशिया का सुलगता हुआ इशू जो है वो कश्मीर है। देखें, बात यह कि आप किसी तरह का भी इंतखाब, ये तो जाली चीज़ होती है ना भट्ट साहब, ये जाली होती है। उसे कितना भी आप निखारने की कोशिश, असल बनाने की कोशिश करें तो असल नहीं बनती। कि ये कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, गलियाँ उनकी सुनसान हैं, सड़कों पे फौज मौजूद है और जो लोग वोट भी डाल रहे हैं। देखिए, हम जब ये कहते हैं ना कश्मीरियों की अक्सरियत ने बाइकाट किया है, तो जो लोग वोट भी डाल रहे हैं वो वोट कोई दिल्ली सरकार के हक में नहीं है, वो भी एक रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक आप जो आज़ादी की तहरीकें हैं
उस पे सियासी अमल के हवाले से कारफरमान नहीं होते, उस वक्त तक प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं समझता हूं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल के असरात पूरे इंडिया पे हैं। 10-11 वहां पर आज़ादी की तहरीकें हैं और आज तक वो इसलिए वहां पर अमल पैरा नहीं हुए उन रेजोल्यूशन पे कि उन्हें पता है कि अगर वहां पर वो उन रेजोल्यूशन पे अमल पैरा होंगे तो फिर सिखों की तहरीक भी मौजूद है, सिखों के अंदर भी एक रद्द-ए-अमल मौजूद है। और दुनिया में इस मुद्दे पे अमेरिका पर भी पाबंदी थी, कनाडा में भी पाबंदी थी, लंदन में भी पाबंदी थी। किस वजह से? कि ये इंतहा पसंद है और दहशतगर्द है। लेकिन बाद में एक सियासी अमल के नतीजे में वहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर बने। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जब आप जायज़ा लेते हैं ना, लीडरशिप कभी इंतहा पसंद नहीं होती, लीडरशिप कभी दहशतगर्द नहीं होती कि एक शख्स से जिसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाए। आज अगर इंडिया के प्रॉब्लम है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क के अंदर अकलीतों पर जीना जीरन किया गया है तो वो इंडिया है। तो लिहाजा मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात खुद भारत सरकार के लिए लम्हा फिक्री हैं। ये चैलेंज है उनके लिए कि वो फौज के तसल्लुत के जरिए मकबूजा कश्मीर पे काबिज नहीं हो सकते। इंतखाबात फरूकी साहब वो करवा रहे हैं, जिस तरह ये सलमान गनी साहब ने कहा कि फौज के तसल्लुत के जरिए इंतखाबात करवा रहे हैं, ढोंग रचा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी जो हैं वो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद में शहीद हो चुके हैं। दुनिया का ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा सर? देखिए, दुनिया का ज़मीर तो कुछ कुव्वतों के हाथ में है और वो कुव्वतें जो हैं वो कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, हर जगह पे एक ही तरह की है ना। दुनिया में जहाँ भी किसी जगह कमज़ोर लोगों ने अपनी आज़ादी की स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, बिलखुसूस जब हम ये 2 जगह देखते हैं तो वो जिसको हम बरतानवी इस्तेमार कहते हैं, जिसको हम अमरीकी साम्राज्य कहते हैं, जिसको हम यूरोप की वो पावरफुल ताकतें कहते हैं जो उनके साथ मिलकर दुनिया के फैसले करती हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर जारी करती हैं, ये उन्हीं वर्ल्ड ऑर्डर्स का नतीजा है कि आज हम दुनिया को पूरी को एक बेअमनी में, बदअमनी में, जंग में, तूफान में, हम पता नहीं किस किस तबाही में देख रहे हैं। जो कुछ मशरक़ वस्ता में हो रहा है, जो कुछ कश्मीर में होता आया है और इस वक्त हो रहा है, ये सारा कुछ इसी का नतीजा है। जो लाखों फौज वहाँ पे है दुनिया भर में, क्या किसी को नज़र नहीं आता? मज़हब की बुनियाद पर अक़लियतों के साथ, और स्पेशली मुसलमानों को मैं अक़लियत नहीं कहता, मुसलमान एक अलग शनाख्त रखते हैं। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर एक अलग कौम है। जिस तरह बड़े सगीर में मुसलमान एक अलग कौम थे और उन्होंने अलग वतन बनाया, इसी तरह हिंदुस्तान के आज के हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमान एक मिनॉरिटी नहीं है। मेरा ख्याल है हम सबको ये लफ्ज़ शायद अगर हम कभी इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों की, इसको तब्दील करना चाहिए। वो अलग कौम है, अलग शनाख्त रखते हैं और उनके लिए जब कभी ज़रूरत पड़ी तो शायद हो सकता है कि इसी तरह से जिस तरह उनको अलग वतन की पहले ज़रूरत पड़ी थी, इसी तरह उनको अलग वतन की वहाँ भी ज़रूरत पड़े जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका। सो मसला ये है कि जो कश्मीर का स्पेशली इशू है, ये तो हम जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी करने की वजह से है। अब जो लेटेस्ट इसमें जो डेवलपमेंट हुई थी वो मोदी के आने के बाद हुई। जी। मुझे याद है यहाँ पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट आए थे इंडिया से, और ये अभी आर्टिकल 370 वाला मामला नहीं हुआ था, मोदी की हुकूमत थी। तो उन्होंने हमें बताया कि जो मोदी का अगला एजेंडा है वो अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने का है। और हैरानी ये हुई कि एग्जैक्टली सेम जिस तरह वो लोग बता रहे थे इसी तरह से ही वहाँ पे हुआ, और जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट थी उसने वैसे ही फैसला सुना दिया। अच्छा, अभी लास्ट ईयर यानी दिसंबर 23 में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस ने, चंद्रचूड़ उनका नाम है, और उनके बाकी साथ 5 रुकनी बेंच था, इसलिए जब फैसला दिया तो उन्होंने एक तो ये काम किया कि इलेक्शन का वहाँ पे ऑर्डर किया। लेकिन इलेक्शन के ऑर्डर के साथ उन्होंने उस आर्टिकल की जो उन्होंने गैर कानूनी, एक गैर आईनी नहीं, गैर कानूनी और गैर इंसानी जो इकदाम उठाया था कश्मीर के बारे में, आइन को तो हम मानते नहीं, मकबूजा कश्मीर के बारे में भारतीय आइन नहीं माना जा सकता, इसलिए कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय आइन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। सो उन्होंने जो इकदाम किया, इसको उस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसको उस वक्त भी कश्मीरी क़यादत ने और कांग्रेस ने भी उसको मानने से इनकार किया था। और जो कश्मीर की क़यादत है उसने तो बिल्कुल इसको मानने से, उनका जी आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, आप हिंदुस्तान का कब्जा जो है रियासत पर वो बरकरार रखना चाहते हैं। सो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। पर इसके बावजूद अब जब इलेक्शन हुए हैं तो आप देखें ना कि इस इलेक्शन में बहुत ही चोरी के साथ, बहुत धोखे के साथ बीजेपी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। मोदी को कश्मीर में जाने की जरूरत नहीं हुई। कश्मीरियों का एक स्लोगन मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत स्लोगन है, वो ये है कि वोट नया पत्थर है।
यानी जिस पत्थर पे वो सारी बातें कर, उनका वोट अब नया पत्थर है। अब ये नया पत्थर उनको कितना लगता है, कहां कहां से लगता है, कितना मारते हैं ये कश्मीरिया वहां पे है। पर ये है कि वहां पे जो बीजेपी की जो सियासत है वो टोटली फेल हो चुकी है। जो उनका ख्याल था कि हमने बड़ा ये सुकून बहाल कर लिया, आप देखिए इन दिनों में कश्मीर में नौजवानों को कितना शहीद किया जा रहा है, बार बार ऐसे वाकयात हो रहे हैं। वहां कहा जा रहा है कि कश्मीर में दोबारा एक नई तहरीक दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन इस सारे कुछ के बावजूद जो मुआशी हालत वहां ढंढोरा पीटता है भारत, आप ये अंदाजा करें कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 18.3 या 18.7 ये बेरोजगारी की शरह है, और ये इंडिया की एवरेज जो बेरोजगारी है इससे दुगनी है। कहां गई वो, मतलब जो मकबूजा कश्मीर की शाइनिंग इंडिया का जो नारा दिया था, और नहीं मकबूजा कश्मीर की हालत बेहतर बनाने का जो वो बात करते हैं, बिल्कुल 5 लाख तो हालात बहुत 5 लाख आपने वहां फौजी अपना खड़ा किया है। आप 3 मराहिल में इलेक्शन करवाना चाहते हैं। बीजेपी एक वहां पे एक चालाक एक गेम कर रही है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ हिंदू इलाके जो है अक्सरियत के, वो बीजेपी अपने लेके आई है उम्मीदवार वहां से। जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं वहां पे वो वोटों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो, अच्छा अब वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान ये इत्तेहाद हो गया, अच्छा इस तरह बाकी वहां पे, लेकिन वहां वो लोग स्पेशली बड़े ही स्ट्रांग हैं अपने अपने हलकों में, जिन लोगों को भारतीय हुकूमत ने आजादी की तहरीक चलाने के इल्जाम में जेलों में बंद कर रखा, जेलों में बंद किया, वो जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो जेलों से इलेक्शन लड़ते हुए वो जीत भी जाएंगे। सो ये इस इलेक्शन को, अच्छा वैसे ना तो मकबूजा आपने अभी ये बात की, और मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए उनकी तरफ जाऊंगा, तौसीफ खान साहब की तरफ। आपने कहा कि बीजेपी की सियासत नाकाम हो गई। बीजेपी की सियासत अगर नाकाम हुई होती तो मोदी आज वजीर आजम ना नहीं, ये बात ना आप करें, नहीं, मकबूजा कश्मीर ना बिल्कुल नहीं, आप इख्तलाफ ना करें, आप देखिए, आप इख्तलाफ इस बात से ना करें, उसकी सियासत नाकाम हुई। देखिए एक मुल्क जहां उन्होंने हिंदुत्व की सारी बात करके एक इंतहा पसंद मुआशरा तश्कील दिया, वहां पे अगर 8 साल के अंदर उसको शिकस्त होती है और वो उस अपनी 400 की सीटों पे कहा गया। देखिए इंतहा पसंदी का एक मसला होता है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। इंतहा पसंदी का एक इशू ये होता है कि जब आप इंतहा पसंदी के नजरिए को लेकर चलते हैं, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो नस्ली हो, तो आप एक्चुअली अपनी ही नफी कर रहे होते हैं, आप अपने साथ अपने खात्मे के बीच ये उसकी नफी भी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं, इसके बावजूद मोदी इस वक्त वजीर आजम है, सर किसी को अच्छा लगे, वो जाहिर है कि अगला इलेक्शन भी आएगा ना, उस इलेक्शन में क्या होगा, उस इलाकाई पोजीशन। एक छोटा सा पॉइंट और, ये बात है कि हिंदुस्तान तो एक ख्वाब देख रहा था बड़ी मईशत होने के। आपको पता है कि इस वक्त इस जनूबी एशिया में आइसोलेट हो गया, कि वो तो कल तक आप श्रीलंका, मालदीव, नेपाल उसे कन्नी कतरा गए थे, और बांग्लादेश उसके साथ था। 7 मुल्क इस रीजन में, 7 मुल्क इस रीजन में हैं, 7 मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात नहीं है, 7 मुल्कों के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है, और वो उनकी इंतहा पसंद पॉलिसी जो है उसकी वजह से है। इंतहा पसंदी के खिलाफ बांग्लादेश का रद्देअमल आपने देख लिया, और आज बांग्लादेश के अंदर 11 सितंबर को कायदे आजम की बरसी मनाई गई है, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान करार दिया है। तो इसका मतलब मोदी साहब आइसोलेट हुए हैं, पाकिस्तान का नहीं, मोदी साहब जरूर आइसोलेट हुए हैं। सर जी कश्मीर के हवाले से हम बात करें, जी प्लीज बताइए। मोदी वजीर आजम है भारत के, हम मानते हैं, उससे अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर के मुतल्लिक़ करारदादों पे कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता। ये तो उनकी नाकामी है, और ये जो कश्मीरी जो है मोर क्रिस्पी अंदाज से बताता जाता। बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 370 रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, उससे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मामला वही है, जी। मामला जो मसला कश्मीर है वो वहीं खड़ा है, आज नहीं कल नहीं परसों ये करना पड़ेगा, ठीक है, आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते। अभी पहले जो उनके इलेक्शंस हुए, आपको पता है कि यहाँ पर हुर्रियत पसंद एक रहनुमा वो जेल से जीत गए, और जी मेरा ख्याल रशीद नाम था उनका, और बीजेपी ने यहाँ पर मकबूजा कश्मीर में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। सो रियलिटी इज देयर, रियलिटी चेंज नहीं हुई, वो मुख्तलिफ जालसाजियां करके चीजें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब 10 साल बाद इलेक्शन, इस बात पर भी तो गौर करें कि 10 साल बाद इलेक्शन करवाने पड़े, 10 साल बाद इलेक्शन आप 3 मराहल में करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखें जी, उस मकबूजा कश्मीर का निज़ाम तो चलाना है, हो सकता है लोग वोट भी डालें कि हम जो है अपना गुस्सा किसी और तरह भी लोग ने, ये जो फारूकी साहब ने बात की ना,
वोट एक नया पत्थर, ये तो इंतफादा है जी, बिल्कुल सही ये है। तो बड़ा लीथल नारा है, बिल्कुल बहुत बहुत कमाल नारा है। बहुत कमाल नारा है, ये तो इंतफादा होने जा रहा है फिर। और जब जब बलूचिस्तान में कुछ होता है या कोई हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती है तो मैं फौरन कश्मीर की खबरें देखता हूँ कि वहाँ तो नहीं कुछ हुआ है, यहाँ पर जो वहाँ के नौजवानों ने कोई झंडा उठाया हो तो इधर जवाब देने पहुंचे हों। तो यकीन माने कि ये भी एक बात है कि वहाँ पर दोबारा अपराइजिंग हो रही है, कश्मीरी लोग जो हैं वो दोबारा अपने हकूक़ के लिए खड़े हो रहे हैं। तो इंडिया ने बहुत सारे इलेक्शन करवाए हैं, हकीकत आज तक नहीं बदली। तो दैट्स माय पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है। कश्मीर और कश्मीर के अवाम जो है वो आज़ादी चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको ये हक मिलना चाहिए, जो कि खुद भारत ने और इस मैं बात एक को और भी तस्लीम अर्ज कर किया हुआ है दूं, दुनिया कि में जनाब आप उनको ये हक दिया जाएगा कि या वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए या वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। इस पॉइंट के ऊपर भारतीय जो हुकूमत है वो आज तक नहीं आ सकी। आप कुछ बात ऐड करना दुनिया चाहते में हैं? ज़मीर का नाम ताकत है, जिसके पास ताकत है उसी को आप ज़मीर कह लेते हैं। जब तक ये बन गया है, या ये असूल नहीं, बन मैं गया। बन गया, ऐसा ये होता असूल नहीं है होता सर। है जमीर जी। जमीर होता हाँ, है। पूरे- अब ताकत जो है वो मेरी जो बात भी सुनिए। ताकतवर है जहां नहीं, भी नहीं, है बात वो साहब, अपना बात ताकत साहब, मेरी इस्तेमाल बात करे। सुने। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जमीर 5-1 हजार साल की हिस्ट्री रिटर्न मौजूद है, ताकत बहरहाल चलती है। नहीं सर, और ताकत का नहीं, मैं और ताकत की आप- अपनी की आप वेलोसिटी मुझे होती है, नहीं, आप मुझे मुकम्मल करने लेकिन दें, मुकम्मल जमीर करने का दें। भी अपना एक नहीं, बोझ नहीं, होता है नहीं, सर। नहीं, नहीं, वो एक लॉजिक बयान कर रहे हैं ना कि आप एक मेरी लॉजिक बात इस तो उस सुने पावर ना, की, आप ये ज़मीर लॉजिक के है। जज्बाती नारे के पीछे मत जाए ना। कश्मीरी खड़े रहेंगे, ये ताकत खुद ब खुद टिल्ट होती जाएगी उनकी तरफ। उनका खड़ा होना शर्त है, पाकिस्तान का अखलाकी तौर पर उनके पीछे खड़ा होना शर्त है, ये टिल्ट खुद ब खुद ताकत का आपकी तरफ आ जाए। बात यह है कि कश्मीर की बात आएगी तो गौहर भट्ट तो जज्बाती होगा। ज़ाहिर है जी। मैं कश्मीरी हूँ, बाय ब्लड तो मैं तो जज्बाती होना होगा। चाहिए। जी ये सर। कश्मीरी नहीं होते सिर्फ, बाकी पूरी कौम होती है। पूरी कौम होती है। देखिए कश्मीर काज है क्या आपके ख्याल में, ये कोई ज़मीन का इशू है या हुकूमत का इशू है? देखें ये है कश्मीरियों के मुस्तकबिल का इन्हिसार। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे उन्होंने एक जद्दोजहद की है, और जिस जद्दोजहद के अंदर भट्ट साहब खून शामिल हो जाए ना, उस जद्दोजहद पे असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। और आज का कश्मीर जेल का मंजर पेश कर रहा है। वो मोदी साहब जो कहते थे कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीरियों ने अपना खून देकर ये साबित कर दिया है कि वो अटूट अंग के दावे जो हैं वो हवा में उड़ चुके हैं, और आप लोगों के दिल जो हैं वो तब्दील नहीं कर सकते। दुनिया भर में कश्मीरी जहाँ जहाँ पर भी मौजूद है उनका दिल आज़ादी के साथ धड़कता है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, देखें कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट क्या है कि इसमें मैं हमेशा अली गिलानी साहब को कोट करता हूँ कि मैंने एक दफ़ा अली गिलानी साहब से पूछा कि शाह साहब आप पाकिस्तान से चाहते क्या हैं, कि पाकिस्तान आपके लिए क्या कर सकता है? उस शख्स का जवाब सुने क्या है, उसने कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से मजबूत हो जाए। जिस दिन पाकिस्तान मुआशी हवाले से मजबूत होगा हमारा कॉज जो हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के साथ कमिटमेंट के इज़हार के लिए हमें पाकिस्तान के अंदर यकसुई पैदा करनी चाहिए, संजीदगी पैदा करनी चाहिए। और एक बात पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों को क्रेडिट है कि कश्मीर हमारे लिए कोर इशू था, है और रहेगा। उस वक्त तक रहेगा जब तक दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे कश्मीरियों को अपने हक़ खुद इरादियत का वो इस्तेकाक नहीं मिल जाता। और ये इस तरह की तहरीकें दबती नहीं है कि आप फ़लस्तीन के अंदर 40,000 लोगों की शहादतों के बाद इस बात को थोड़ा सा मैं ब्रेक का कहा जा रहा है तो जरा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसी ऊपर बात करेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। सिंध के कच्चा के एरिया में मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ पे डाकुओं ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। काफ़ी बार इधर हमलावर आए हुए, इसमें हम महफूज रहते हैं। किस तरह से अपना मोराल जो है वो हाई रखें? हमारे हौसला बुलंद है हमेशा के लिए, इंशाल्लाह आएंगे तो वापसी नहीं जाएंगे। क्या किस तरह से आपको हिम्मत आती है इन बुज़दिल डाकुओं का मुकाबला करने? हम दिली तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कोई डर नहीं है डाकुओं से, ये तो बुज़दिल हैं।
पाकिस्तान वेलकम बैक। जनाब सलमान गनी साहब, अब ज़रा थोड़ा सा हम पाकिस्तान की सियासत की तरफ आते हैं। आज एक ख़त लिखा गया स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली दोनों की जानिब से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये ख़त लिखा गया और उसमें उस एक कानून का हवाला दिया गया जो कानून असम्बली ने अगस्त के महीने में पास किया था, और उस कानून के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई जो 2017 से ही लागू है। अब उस के बाद उस खत का जो एक लुबे लुबाब है वो ये कहा गया कि जनाब आप जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनकी तकसीम जो है वो कर दें उस फार्मूले के तहत। तो इसमें कोई गैर आईनी गैर कानूनी बात तो नहीं है? देखिए, ये जो स्पीकर का मनसब होता है ना, स्पीकर जो है वो इलेक्ट तो किसी पार्टी के टिकट पे होता है जी सर, लेकिन जब वो स्पीकर बन जाता है ना तो उसकी एक वो हाउस का कस्टोडियन भी होता है और उसने हाउस का मफाद देखना होता है। ये दोनों लेटर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अपना हाउस कंप्लीट करने की तरह बात कर रहे हैं, चूँकि हाउस इसलिए कंप्लीट नहीं कि बाज़ नशिस्तें बाद सूबों के अंदर और मरकज़ के अंदर जो खसूसी नशिस्तें हैं उसका एक इशू चल रहा है। और मैं जो समझता हूँ कि जी इस मौके पे जो कौमी असम्बली के स्पीकर और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने जो लेटर लिखे हैं वो तो इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि जी आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और जो हमारे हाउस हैं उन्हें कंप्लीट करें। और बात है कि हाउस से कंप्लीट होने चाहिए। और ये जो कन्फ्यूजन एक तारी हुई है ना पाकिस्तान में आईनी तरमीम के वाले से, उस पर भी मैं एक छोटी सी बात वो बाद में कर लेते हैं, पहले ये बात कंप्लीट कर लें। ये बात तो यही है कि वो अपना हाउस कंप्लीट करना चाहते हैं, हाउस कंप्लीट करना चाहते हैं। सर ये देखें ना, उस जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई उसके बाद एक जो चीज बड़ी वाजे सामने आई थी वो ये थी कि आपके पास जो मखसूस टाइम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अंदर रहते हुए आपको पार्टी ज्वाइन कर लें अगर आप जीत के आगे। अगर आप आजाद ही रहे हैं तो फिर अब आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सर को गलत बात तो नहीं? नहीं, वो तो देखिए ना, एक सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं जिस पर सिग्नेचर हलफनामा एक तरह का जिसपे सिग्नेचर कर देता है बंदा, कोई आजाद रुकन जाके कहता है कि जी मेरा इस पार्टी से ताल्लुक है, उसको तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का जो फैसला आया था, जो अभी अक्सरियती जजेस का एक अलग से फैसला है, 3 जजेस का एक अलग फैसला जो उन्होंने तफसीली फैसला भी जो जारी कर दिया, उसमें यही तो सबसे अहम बात है कि जो लोग हैं वो अपनी उसके बाद वो अपना हलफनामा तब्दील नहीं कर सकते। यही बेस एक बनती है और यही मौकफ जो है मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुक्मरान जमात जो और हुक्मरान इत्तेहाद जो है उनका भी है और स्पीकर का भी यही इसीलिए मौकफ है कि अब इस पे बेसिकली आ गया है इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर। इलेक्शन कमीशन आज इजलास भी किया सर। इलेक्शन कमीशन एक आईनी, कल भी इजलास उन्होंने किया था, आज भी इजलास हुआ है, कल फिर शायद इजलास कल भी इजलास किया, आज भी इजलास उनका है। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ कानून और आइन उन्हें कुछ चीजों का बाउंड करता है। हम ये समझ चुके हैं। हमने बता दें आप उसमें 3 दिन आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर आपने ज्वाइन करना है और उन्होंने फैसले में कहा कि 14 दिन में आपने अच्छा अब जो और वो जो 14 दिन है वो 12 जुलाई से शुरू होंगे। हाँ, अब जो इलेक्शन कमीशन है मसला उसके लिए एक बना हुआ है ना कि इलेक्शन कमीशन की अपनी एक आईनी हैसियत भी है। उस आईनी हैसियत का आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार इस बात का ये इजहार किया गया कि इलेक्शन कमीशन, कई फैसलों में इसका इजहार आया है कि इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है उसका जो आईनी इख्तियार बनता है हम उसको नहीं छेड़ सकते, हम उसके इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। देखिए हमारे असल में इदारों को एक बात का किसी न किसी जगह पे जाके तयन करना पड़ेगा कि जिसका जो इख्तियार है वो अपने उस इख्तियार के अंदर रहे। अगर हम इसको वायलेट करेंगे या हमसे ना चाहते हुए भी कहीं उसकी खिलाफ वर्जी का आगाज होता है और जो कि हो चुका है, अक्सर होता है, तो फिर हम इन मामलों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। पार्लिमान का तकद्दस है, पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लियामेंट पाकिस्तान का सुप्रीम एक बॉडी है, उससे कोई बालातर इदारा है नहीं। उसी पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो आइन साजी करे, कानून साजी करे, आइन में तरमीम, आइन में तरमीम करे। सो आइन में तरमीम का इख्तियार पाकिस्तान में किसी और इदारे को नहीं, और आइन से बालादस्त कोई दस्तावेज पाकिस्तान में नहीं। अगर आइन जैसी दस्तावेज में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। अब उस पार्लियामेंट ने बता दिया कि जो अदालतें हैं
आला अदलिया से लेके छोटी अदालतों तक सबके इख्तियारात क्या क्या है। पार्लियामेंट ने तो बता दिया, अब इलेक्शन कमीशन ने बताना है कि वो आइन के मैं साथ खड़ा है या उस वजाहत के मैं साथ यही खड़ा अर्ज है। करने लगा, उसने इलेक्शन कमीशन को भी उसके इख्तियारात का बता दिया। अब मेरे अपने ख्याल के मुताबिक कहीं ना कहीं कुछ चीजों को रिविजिट किया जाना चाहिए, फैसले भी आते हैं, उनके बारे में गौर भी होता है। अभी एक इबहाम क्रिएट हुआ कि एक फैसले की वजाहत सर हुई। रीविजिट का तो ये है कि देखिए अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला और एक बड़ा बेंच है जिसका ये फैसला है, उसमें 8 जजेस जो हैं वो एक बात कह रहे हैं, 5 जजेस मैं सर अभी प्लीज फैसला नहीं है, ये सिर्फ वजाहत नहीं है, नहीं अभी सर जो तफसीली फैसला आया नहीं है। 12 जुलाई को सर वो फैसला था ना, वो मैं मुख्तसर उसकी बात फैसला अब लेकिन उसके तफसीली खिलाफ फैसला नहीं आया। नहीं तफसीली फैसला नहीं आया, मैं ये उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अब उसके खिलाफ जो अपील है वो जहां होनी चाहिए या जो जिन लोगों ने अपील की है उनकी सुनवाई होनी चाहिए। गौहर साहब क्यों नहीं अपील हो रही? रीजन है ना सर वो रीजन- तफसीली फैसला नहीं आ रहा। अब तफसीली अब ये देखिए ना, मामला है। लेकिन मसला ये है मैं बहुत एहतराम के साथ, बहुत इनकसारी के साथ, बहुत आजिज़ी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि जब तफसीली फैसला नहीं आया तो वजाहती फैसला कैसे आ गया? कोई वजाहत कैसे आ सकती है? जब वजाहत आएगी तो जाहिर है कि लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब ये सारी चीज, अच्छा, और वो वजाहत क्या है? इतनी तगड़ी वो रजिस्ट्रार का मौकफ ये है कि जनाब उस वजाहत के लिए ना कोई नोटिस जारी हुआ, ना कहीं काज लिस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के कैसे वो बाहर कैसे आ गया इसका किसी को पता नहीं है। सो चीजें जिस तरह से, जिस जगह से, जैसे जैसे कुछ डोर जो है वो ऐसे खींची जाती है, हिलाई जाती है, इसको देखने की जरूरत है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इस बारे में हमारी आला अदलिया को खुद से ये चीजें कुछ तय करनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। कुछ फैसलों की वजह से कौम में इतना इबहाम अगर पैदा हो रहा है, ये कहा जाता है कि फैसले में इबहाम नहीं, अगर फैसले में इबहाम नहीं तो मैं ये कहता हूं कि मेरी तो राय कोई अहमियत नहीं रखती। वकला की नहीं, सुनिए, वकला की राय, आम वकला कोई भी आ जाए, किसी फोरम पे बैठ के लोग बात कर लें, उनकी राय कोई एहतराम कोई नहीं रखती। लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 3 वो जजेस जिन्होंने उस फैसले में जो सुकम है उनकी निशानदेही की, क्या उनके बारे में गौर नहीं किया जाना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि आइन कुछ कहता है, फैसले में कुछ हो, आपके यहाँ पे कोई बंदा फ्रीक है नहीं, हम उसको फ्रीक बना के हम इंसाफ देने के लिए उसके घर चले जाएं, हम कहें जनाब ये नहीं था तो दूसरे के घर में दूसरे के रजिस्टर से उठा के अब उन पेजेस को फाड़ दिया जाए और फाड़ के हम कहें जनाब ये नाम इधर लिख दिया जाए। ये एक बच्चों का स्कूल नहीं है जहाँ पे एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कोई नाम दर्ज हो जाने, ये बाकायदा तौर पे इसका नतीजा ऐसा निकला है। एक पार्लियामेंट के अंदर आप एक इबहाम अगर पैदा करेंगे, आईनी बहरान इससे पैदा होगा। उस आईनी बहरान से मेरे ख्याल के मुताबिक निकालने की जिम्मेदारी उन जिम्मेदारों की है जिनकी वजह से ये इबहाम पैदा हुआ है, जिनकी वजह से पैदा हुआ है। लेकिन उस फैसले के नतीजे में बहुत सारे सवालों ने बहरहाल जन्म लिया। जैसे आज जो हमारे अतात अरड़ साहब हैं, उन्होंने भी ये बात की कि 63A का जो है जिस तरीके से उसकी तशरीह गई वो तो ऐसे लगता है जैसे दोबारा आइन को रीराइट किया गया। और इसी तरह से ये जो फैसला आया इसमें भी बहुत सारे सवाल जो जन्म लेते हैं कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे, उसके बाद आपको कहा गया नहीं तो पीटीआई जाना। ये जो मामला था, दो अलग कैसे हो सकते? दो अलग कैसे हो सकते? मैं प्लीज इस बारे में जरा प्लीज मामला बड़ा सीधा सा है मट साहब। अगर देखा जाए तो जैसे फारूकी साहब ने कहा कि पार्लियामान सुप्रीम है, क्योंकि उसने आइन बनाया है, वो आइन में तरमीम कर सकती है और तमाम इदारों ने वहाँ से आप ऐसे ही कह लें कि डिक्टेशन लेनी है। ये मेरा और आपका इख्तियार है जो हमने पार्लियामान को दिया है, ये सुप्रीम इदारा है, बाकी इदारे जो हैं वो उसके हिसाब से काम करेंगे जो आइन उसके ज़रिए तख्लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का काम है तशरीह करना। जी जी, ये राइट यहाँ पर पूरे मुल्क में किसी इदारे को नहीं है कि वो री राइट वाला जो आए ना, कभी लोगों को लगे कि शायद आइन री राइट हुआ है, ये किसी को हक हासिल नहीं है। आइन में जो तब्दीली का हक है वो सिर्फ पार्लियामान को और एज कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट, कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली, ये स्पीकर का राइट बनता है कि वो वजाहत मांगे, वो वजाहत मांगे, किसी और की वजाहत की जरूरत नहीं होती, वहां फैसलों की जरूरत होती है। वजाहत उन्होंने मांगनी है, आइन की तशरीह सिर्फ राइट है, तो फिर वजाहत करके बताया जाए कि भाई किधर जाना है, इसके अलावा और कोई राइट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये स्पीकर साहब का और जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन जो है, ये एक आइनी इदारा है,
हर किसी के अपने अपने जो पैरामीटर्स हैं ना, उसमें अगर रहेंगे तो मामला सही तरफ जाएंगे। आज तक वो आर्टिकल 63A का अभी तक फैसला तफसीली नहीं आया, कोई तो वजह होगी ना फिर। हाँ, उसका भी फैसला है और उसकी तो- इसका भी फैसला अभी उसके तक भी- नहीं आ रहा। उसकी भी तो उसकी वजाहत तक नहीं है। देखिए आला सब एक बात मैं आपको बताऊं, आप जिस वजाहत का जिक्र कर रहे हैं, आप उसकी टाइमिंग देखें क्या है। जी, अगले दिन आईनी अगले तरमीम रोज होने जा रही आईनी है। तरमीम देखें, जब आप कोर्ट्स की बात करते हैं, आप हम सब ने इस पाकिस्तान के अंदर अदलिया की आज़ादी की मूवमेंट में हिस्सा लिया है। जी, बिल्कुल। जब डिक्टेटर इनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी सड़कों पे आती है, और जो आज़ाद अदलिया के फैसले होते हैं वो मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम का जरिया बनते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान लाते हैं। और जब कोई इन पे असरअंदाज होने की कोशिश करता है तो पॉलिटिकल पार्टीज बाहर निकलती हैं बिल्कुल आज़ाद सही बात। अदलिया के लिए। लेकिन ये जो एक परसेप्शन बन गया है, और परसेप्शन बना है, हमें इस हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया भी हुकूमती फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश करती है। ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए। आईने पाकिस्तान मौजूद है और आज की सूरत हाल के अंदर नुस्खा कीमिया आईने पाकिस्तान है, उसी से रहनुमाई लेनी है। उसके अंदर तमाम अदारों की लिमिटेशन मौजूद हैं कि हदूदों की हूद के अंदर रहकर आप अपना रोल अदा करेंगे। इस मुल्क के अंदर आपने नहीं देखा, ये मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ चंद 1 साल 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि एक शख्स अदालतों पे चढ़ाई भी करता है, 15-15 केसेस पे उसे जमानतें भी मिलती हैं, और परसेप्शन ये बन गया कि पाकिस्तान की अदलिया जो उनके साथ खड़ी है। मेरी अदलिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बात यह कि अदलिया का एक रोल मौजूद है, अदलिया पाकिस्तान के रियासत के अंदर एक बड़ा रोल है उसका, और माजी के अंदर आप देख लें कि अदलिया ने रहनुमाई का फरीजा सरअंजाम दिया है। जब आपको याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बुलाया गया था एक डिक्टेटर ने, तो कौन बाहर निकला था? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज निकली जी, थी। political उन्होंने कहा था कि हम अपने चीफ जस्टिस को पाबंद नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि आज की अदलिया को भी अपना एक आईनी किरदार जो है वो जरूर अदा करना चाहिए। और फिर आखिर आईनी तरमीम की जरूरत क्यों पेश आती है, वो हम अगले टॉपिक में बात। अच्छा, ये मैं यही बात करने लगा था, क्योंकि पार्लियामेंट जो है अब उसके पास ये इख्तियार है कि वो आइन के अंदर तरमीम कर सकती है। उसमें तरमीम के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में गुफ्तगू शुरू की। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बिलावल साहब की मुलाकात हुई, इसाक डार साहब गए, इस तरह से सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरत करती हैं। प्राइम मिनिस्टर भी गए, नहीं प्रेसिडेंट तो खैर पहले गए थे। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन दूसरी साइड से एक शोर सा जो है उठना शुरू हो गया कि ये तो हमला करने जा रहे हैं और ये तो अदलिया के खिलाफ शायद को महाज बन रहा है। इस तरह की बात पहले देखिए, सलमान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं उन सबसे इत्तफाक करता हूं। एक और बात समझ लें जरा, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे होते हैं ना, वो होते हैं सियासतदान। सियासतदान कहीं अपने मुफाद में कोई ना कोई कानून साजी कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, अगरचे उन्हें नहीं करनी चाहिए। अदलिया के बारे में तो इंसान इतना प्योरिटी पे यकीन रखता है कि वहां से कोई ऐसी चीज हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। अगरचे हमारी जो माजी की अदलिया है उसने बेशुमार मौके पे पाकिस्तान के बारे में जिस तरह के उन्होंने फैसले किए, उनको हम क्या से क्या उनको नाम हम देते रहे, हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो डिसीजन आए जिन्होंने इस मुल्क की किस्मत को तारीकी की तरफ धकेल दिया। पर आज मैं ये समझता हूं कि आप अचानक बैठे बैठे ये देखिए, इत्तफाक अगर कहीं हो गया और ऐसा इत्तफाकन है इत्तफाक ये, तो फिर तो बड़ी बात है कि आपने आईनी तरमीम लेके आनी है और आईनी तरमीम से पहले वजाहत आ जाती है। उस वजाहत का सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। सो इन चीजों से गुरेज करने की जरूरत है। और दूसरी बात एक और, इसी से मैं जुड़ी हुई बात कह दूं कि एक बात कही गई 9 मई हुआ। अब आपको पता है अगली बात क्या कही जा रही है? अगली बात ये कही जा रही है कि अक्टूबर नवंबर में कुछ होगा। ये बात बार-बार ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जब ये बात कही जाती है, जिन लोगों ने ये बदगुमानी अफवाह जो ये इस मुल्क में के अंदर क्यास की फिजा चाहते हैं, वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? उनको किस बात पे यकीन है? उनको कौन रास्ता ये दिखाता है? उनके पीछे कौन है? भाई आखिर अदलिया के कहीं रेफरेंस से इस तरह की बात क्यों की जाती है कि जैसे ही अक्टूबर में तब्दीली आएगी तो नवंबर में कुछ ना कुछ हो जाएगा? ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं? बेयकीनी की फिजा पैदा होती है। इससे मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे जो बाकी जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीन पाकिस्तान की जो शख्सियात हैं जिनका अदलिया से ताल्लुक़ है, उनको ये तासुर जो है इससे दूर रहना चाहिए।
हटना चाहिए। पब्लिक कहीं किसी जगह पे पब्लिक में जाके अपनी ऐसी तकारीर नहीं करनी चाहिए। हमने अमेरिका में तकारीर सुनी, हमने पाकिस्तान में भी सुनी। इनसे एक लोगों के अंदर एक रद्दअमल पैदा होता है, उस रद्दअमल से बचने की जरूरत है। अब आप बात कर रहे हैं आईनी तरमीम की, कि जो आईनी तरमीम है, देखिए आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है। आईनी तरमीम के अंदर हुकूमत जो कुछ अपने मकासद लेके सामने आती है, बाज़ औक़ात उसमें खामियां होती हैं। ये जो आईनी तरमीम का मसवदा, जिसको ना आपने देखा ना मैंने देखा, सलमान साहब आपने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने और सोशल मीडिया ने लेकिन सबसे पहले उसको आईनी तरमीम बना दी। नहीं, देखिए सबसे पहला उसमें क्या जो इसमें ज्यादती की गई, सबसे पहली ज्यादती ये की गई कि उसको एक चीफ जस्टिस की जात से मंसूब किया गया कि ये उनको तौसीह देने के लिए है। अब मसला ये है कि चीफ जस्टिस एक हों या उसके बाद दीगर लोग हों, किसी एक शख्स के लिए एक वक्त के लिए कानून तो नहीं बना। या तो हो ना कि आपने, वो एक होता था जब कभी आपको पता है कि एक ऑर्डिनेंस जारी होता था एक रात के लिए, गाड़ियों के इंपोर्ट के लिए जारी होता था, एसआरओ जिसको कहते थे। ये कोई एसआरओ तो नहीं है, ये तो एक कानून साजी है। वो कानून साजी जो है, ये जब आएगी तो उसमें जब आईनी तरमीम जब आएगी तो उसमें फिर ये पता चल जाएगा कि जनाब ये हमेशा के लिए है। उसमें जो तब्दीली की जा सकती है, जो तरामीम हो सकती हैं, जो तजावीज़ दी जा सकती है, वो तजावीज़ दी जाए और उसके मुताबिक उसमें कर लिया जाए। इसमें एतराज़ क्या हो सकता है? जजेस की एज के हवाले से उसमें बात है, आईनी अदालत के हवाले से उसमें बात है, जजेस के ट्रांसफर्स करने के हवाले से उसमें बात है। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि आप मिनिमम एज मैक्सिमम एज का मसला है। यहाँ पे सियासी जमातें और उनके कायदीन ही मिल बैठ के फैसला करेंगे। माजी में इससे पहले भी पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे मुश्किल इशूज़ पर आईनी तरामीम आ चुकी हैं जिनके बारे में शायद हम सोचते भी नहीं थे, लेकिन उसमें आ गई। सो अब भी पार्लियामेंट को ये मौका दिया जाना चाहिए। और अगर ये, मैं कल की तारड़ साहब वाली बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि अगर तो आप इन तरामीम को किसी सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी एनआरओ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर ये मुल्क और कौम के साथ ज्यादती है। जो सेहतमंद यहाँ पे तब्दीलियां हो सकती हैं, आइन में जो तरामीम हो सकती हैं, उस पर पीटीआई भी इत्तेफाक करती रही है। पीटीआई क्या ऐसी तरामीम नहीं चाहती? जुडिशल इस्लाहात की बात पहले उन्होंने जुडिशल अच्छा नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूं तसीफ खान सर। मामला ये है कि 2006 में सीओडी हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ था। उसके बाद उसमें बहुत सारी दीगर जमातों ने भी उसके ऊपर साइन किए, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उस वक्त के जो चेयरमैन थे वो भी शामिल थे। अच्छा, फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी उस सीओडी को तस्लीम करते आए। अब हुआ ये कि वक्त के साथ साथ चूंकि जब 18वीं तरमीम हुई उस वक्त शायद चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब हालात ऐसे लगता है जैसे इस तरफ बेहतरी की गुंजाइश है और वो आ सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि वो उसमें तरमीम करे और एक आईनी अदालत का उसमें तज़किरा है जिसका असल मामला बना हुआ है। तो क्या पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है कि आईनी अदालत जो है वो कायम करने के लिए तरमीम कर ले? मैंने पार्लियामेंट को, आपने पार्लियामेंट को इख्तियार दे के भेजा है, उसके अलावा किसी को इख्तियार नहीं है कि वो तरमीम कर सकती है। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जो सीओडी आप कह लें, जो सीओडी आपने किया उसके मुताबिक जो तरमीम करना चाहे, पर्सन स्पेसिफिक ना हो, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी ना हो या इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी ना हो, अदरवाइज तमाम तर हक मैंने और आपने, इस पब्लिक ने सिर्फ पार्लियामान को दिया है और उसके ज़रिए तो उसका हक है। देखिए सियासतदान जो होते हैं ना, ये हल निकाल लेते हैं। 18वीं तरमीम में भी बहुत सारे मामलात पर कोई किसी का इत्तेफाक नहीं हो रहा था, कोई किसी का इत्तेफाक नहीं, हर कोई अपने अपने नज़रिए पे आया होता है। यही तो सियासत और जमहूरियत का हुस्न है कि वो मुत्तफिक नहीं होते। 73 का आइन कैसे बना, आप देखें कितने मज़ाकरात हुए। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता जब वो क्लोज होते जाते हैं, कोई चीज़ निकल जाती है, कोई चीज़ ऐड हो जाती है, इस तरह तरमीम जो है वो सामने आती हैं और मुझे उम्मीद है कि ये कंसेंसस से आएगी। और इस पे जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि जी कोई ऐसी तरमीम आई तो स्ट्राइक डाउन, ये किसी का राइट ही नहीं है जी, ये सिर्फ पार्लियामान का हक है। और उसमें मैंने जो 2-3 पॉइंट्स बताए हैं, इसके अलावा नहीं। ये पीपल्स पार्टी है या जेयूआई के साथ कोई अगर आपके साथ इख्तलाफ हुआ, उन्होंने वोट ना करने का अभी अंदिया दिया, तो कल को कोई इत्तेफाक राय भी हो सकता है। ये इससे पहले तो ये ऐसे होता ही नहीं था। आपको याद नहीं है किस तरह वोट डाले जाते थे? तो ये पहली दफा तो माजी में जो तौसीफ साहब बात कर रहे हैं ना, माजी में हुआ ये कि कुछ फैसलों में ऐसा हुआ कि एक लफ्ज बोला जाता है मंशा। जी जी, मंशा,
ये एक कानून की वो आइन के हवाले से ये बड़ा एक लफ्ज है, उसका तर्जुमा जब मंशा किया जाए तो उसमें क्या आइन साजों की मंशा ये नहीं थी, तो उससे बरक्स आपने उसमें आइन में तरमीम कर दी। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदालत को ये इख्तियार हासिल हो गया। मसला ये है कि अगर कोई आइनी तरमीम ऐसी आती है जो आइन की रूह के मुताबिक है, अब आइनी अदालत कायम करने से किसने रोका है? पाकिस्तान में मुकदमात की तादाद देखें ना कितनी है। फारूकी साहब, इस मुल्क के अंदर आप देखें अभी आईनी तरमीम हुई नहीं है, तो मैं एक पार्टी के लीडर ने बयान दिया है कि आप तरमीम करें, कल उसे कोर्ट खत्म कर देगी। कोर्ट के नहीं, अभी तो खैर अभी तो हुआ ये है कि अभी तो आईनी तरमीम आई भी नहीं, सामने भी नहीं आई कि क्या है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जनाब तरमीम करने से रोका जाए। अच्छा, मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल करना चाहता हूँ। वो पॉलिटिकल सवाल कुछ यूं है कि क्या आप इतने अरसे से सियासत को देख रहे हैं और आप वाहिद ऐसी शख्सियत हैं लाहौर की जिनकी तमाम सियासी जमातों में बहुत अच्छी पेनिट्रेशन है, आपके बहुत से ताल्लुकात आ रहे हैं। नहीं सर, मैं जानता हूँ इस बात को। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी सियासत को आप नोट कर रहे हैं, वाकई वो पीटी के साथ चले गए? सच्ची बात करूं, सच्ची बोलना सर। बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सियासत का एक ज़हीन करिश्मा है। बात यह कि पीटीआई की हुकूमत को सबसे पहले जिस शख्स ने अमलन चैलेंज किया था वो फजलुर रहमान थे, और कराची से लेकर इस्लामाबाद तक धरना उन्होंने दिया था। पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की वो खाने खा रहे हैं जा जाके असद कैसर साहब के साथ। बात यह कि मौलाना ने उनकी इमामत में वो नमाजें पढ़ रहे हैं सर। वो तो नहीं ना पढ़ रहे। मैं आपको अगर एक शेर में सारी बात मौलाना तो नहीं पढ़ रहे, उनके घर जाके खाना खा रहे हैं। मैं आपको मसला कर देता हूँ एक शेर से कि जिन्हें हकीर समझ के बुझा दिया तुमने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो मौलाना की मुस्कुराहट में यही मैसेज है। और जो आपने कहा कि वो पीटीआई के साथ चले जाएंगे, मैं आपको मौलाना को ही कोट करके बताता हूँ कि बड़ी जमातों के साथ चलने का तजर्बा हमारा अच्छा नहीं रहा, हम अपना रास्ता बनाएंगे। मौलाना अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। मौलाना अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। वैसे हर सियासी जमात अपने लिए ही फैसले करती है। मेरा जो सवाल इनसे था, आप भी ऐसे समझते हैं कि मौलाना पीटी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए मौलाना, मैं उनको देखिए एक सियासी लीडर के तौर पर, एक सियासी जमात के तौर पर उनकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए। वो कहाँ जाते हैं, क्या फैसला करते हैं, इसका तयन फिर वक्त करता है, कौम करती है, अवाम करते हैं कि भाई तुमने उस टाइम पे दुरुस्त फैसला किया था कि तो नहीं। फिर जब वोट की वक्त आएगा तो अवाम फैसला करेंगे। लेकिन अगर अब इस वक्त समझा जाए तो मौलाना ने क्या किया है, उन्होंने जो कुछ, उन्होंने किसी से निगोशिएशन से इनकार नहीं किया। उन्होंने नेगोशिएशन से उनसे सब बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, बल्कि मैं आपको उनके थोड़ा सा आप उनसे टाइम बिल्कुल आखिरी बात क्या दूं, उनके कैरेक्टर को समझ लें। वो इस वक्त एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है बाहर उसको आगे बढ़ना है, और सियासतदान आपस में मुज़ाकरत के जरिए ही चीजों को बेहतर करते हैं। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।